धन्यवाद। आज इस पहले सत्र में 4 पुस्तकों का लोकार्पण। सबसे पहले अप्रवासी साहित्य एक स्पष्ट एहसास पर बलवंत नीर जी की है। तीसरी डर लगने लगा है कविता संग्रह है जगदीश कश्यप जी की। और चौथी पुस्तक क्योंथल इतिहास लोक जीवन एवं संस्कृत की लेखिका आदरणीय डॉक्टर अनीता शर्मा। निवेदन रहेगा कि पुस्तक लोकार्पण के लिए मंच पर। सबसे पहले मुख्य अतिथि पद्मश्री डॉक्टर उमेश कुमार भारती जी का बहुत बहुत आभार भी व्यक्त करता हूँ और स्वागत भी कि इन्होंने अपने व्यस्त समय में से आज हमें समय दिया। और साथ ही शंकरलाल वशिष्ठ जी का भी। डॉक्टर उमेश भारती जी अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त शोधकर्ता हैं। फलस्वरूप विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा रेबीज में IRG रेबीज ह्यूमन ग्लोब्यूलिन के उपयोग पर अपनी गाइडलाइन संशोधित की गई। 1993 से हिमाचल के स्वास्थ्य विभाग में आप सेवाएं दे रहे हैं। आपने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सेमिनारों में बहुत से शोध पत्र प्रस्तुत किए हैं। मेडिसन रेबीज में और चिकित्सा के क्षेत्र में आपके उत्कृष्ट योगदान हेतु आपको भारत सरकार के उच्च सम्मान पद्मश्री से भी नवाजा गया है, जो हमारे लिए बहुत ही बात है। साथ ही आप कई अन्य सम्मानों से भी सम्मानित हुए हैं। आप जाने माने कवि भी हैं। आपकी अब तक 4 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। आज की जो इस गोष्ठी की जो अध्यक्षता कर रहे हैं कवि भी हैं और संस्कृत आचार्य भी हैं और प्रोफेसर सेवानिवृत्त हैं। मैं उनका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। हमें अपना आशीर्वाद दिया, एक फ़ोन कॉल पे उन्होंने यह संभव किया हमारे लिए। तीसरे अतिथि हमारे गंगाराम राज जी, जैसे कि अभी 4 पुस्तकें लोकार्पित हुई। मैं चारों लेखकों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। डॉक्टर देवीना अक्षयवर्ती अप्रवासी साहित्य और अभिमन्यु कन्नड़, डॉक्टर अनीता शर्मा क्योंथल इतिहास लोक जीवन एवं संस्कृति, बलवंत नीर एक स्पर्श एहसास पर, जगदीश कश्यप डर लगने लगा है। आज के इस गोष्ठी में जो परिचर्चा कर रहे हैं उनमें मुख्य वक्ता डॉक्टर हेमराज कौशिक, गणेश गणेश जी भी गंगाराम राजी जी के साथ ही हैं, वो थोड़ी देर में पहुंचेंगे। जगदीश बाली जी, देवीना जी, देवकन्या जी, दिनेश शर्मा जी और अंजना देवी जी, जिनका हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हमारे इस कार्यक्रम में हिमाचल के अलग अलग क्षेत्रों से लगभग 20 कवि और साहित्यकार पहुंचे हैं। मैं सबका नाम नहीं लूँगा, सबका स्वागत करता हूँ इस हॉल में। इस वर्ष के प्रारंभ में जब प्रदेश सरकार के सचिव श्री राकेश कौर जी ने प्रयासों से गेटी में किताब घर खुला और साथ गेटी के सभागार गोष्ठियों के लिए निःशुल्क उपलब्ध कर दिए गए, तो भाषा विभाग ने लगभग 30 संस्थाओं का कार्यक्रम हेतु पंजीकरण किया था। हिमालय मंच ने इन सुविधाओं के लिए आप सभी के सहयोग से लंबी लड़ाई लड़ी और जिसकी सफलता आपके समक्ष है। गेटी में इस वर्ष के पहले 7 आयोजन हिमाचल मंच के नाम रहे और उसके बाद 2 दिन संस्थाओं ने कार्यक्रम आरंभ किए। एक संस्था के लिए वर्ष में 12 कार्यक्रम करने के लिए 12 कार्यक्रम तय किए गए हैं। हमें प्रसन्नता है कि हिमालय मंच का आज 11वां आयोजन है और अगर हम अपराह्न का आयोजन भी लें तो हमारे 12 कार्यक्रम पूरे हो जाते हैं आज। और 25 दिसंबर को
आपको जान के खुशी होगी कि हमारा एक संगीत का बड़ा अनूठा कार्यक्रम है जो 25 को, जिसकी मैं विधिवत अनाउंसमेंट कर रहा हूँ आज। वो पारंपरिक लोक संगीत पे वो कार्यक्रम है, क्योंकि क्रिसमस तो आप मनाते ही हैं, लेकिन इस वर्ष हमने सोचा कि क्यों ना पहाड़ी लोक संगीत के साथ हम क्रिसमस सेलिब्रेट करें। तो उसमें हम प्रख्यात जो संगीतज्ञ है, लोक गायक है डॉक्टर कृष्णलाल सहगल जी, ये कार्यक्रम उन्हीं को समर्पित है, उन्हीं के गीतों पे बेस्ड है, जिसमें कोई 18 लोक कलाकार हिमाचल के विभिन्न स्थानों से भाग लेंगे उनके साथ, और उन्हीं के गीतों पे वो कार्यक्रम होगा। इसे शायद ये पहला आयोजन होगा, क्रिसमस के उपलक्ष्य में हम मनाएंगे। एक अनूठा कार्यक्रम है, और इस कार्यक्रम में जो डॉक्टर कृष्णलाल सहगल है, उनको हम हिमालय लोक संगीत शिरोमणि सम्मान से भी नवाज रहे हैं। हिमालय मंच ने अब तक कई जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर के सफल अनूठे आयोजन के साथ बहुत से यादगार आयोजन किए हैं, जिसका आप सभी को विदित है। हमने कभी भी आज तक सरकारी और गैर सरकारी कार्यालयों और संस्थाओं से अनुदान नहीं लिया। हमारे सदस्यों ने आपसी सहयोग से सारा व्यय किया, जो एक मिसाल है। इसमें आदरणीय डॉक्टर विनोद प्रकाश गुप्ता जी ने हमें जरूर 21,000 रुपए का योगदान दिया था, जिनका हम हृदय से आभार व्यक्त कर चुके हैं और करते भी हैं। और उस राशि से हमने 2 दिवसीय राज्य स्तरीय कथा संवाद करने में सफलता हासिल की थी। आपने देखा था कि वो बहुत बड़ा कार्यक्रम था। मैं मानता हूँ हम कुछ अधिक बड़ा नहीं कर पाए, क्यों हमने गोष्ठी नहीं की, सही मायनों में साहित्य सेवा शायद नहीं कर पाए। कारण यह भी रहा कि हम सरकार से न स्पॉन्सरशिप ले पाए और न विज्ञापन। आज यह अवश्य लगता है कि साहित्य और संस्कृति की सही मायनों में सेवा वही संस्था कर सकती है जिस पर सरकार का वर्ण हस्त हो, अन्यथा हम चंदा मांग कर कब तक घोषणाएं करवाते रहेंगे। एक बात यह जरूर थी कि जब भी हमारे आयोजन होते, हमने आमंत्रित छात्र कवियों या लेखकों से कभी भी किसी तरह का सहयोग या चंदा राशि नहीं ली। यानी जैसे कुछ आरोप अपने ही मित्रों ने लगाए, हमने कभी पैसे लेकर कविताएं नहीं पढ़वाई। ऐसी सोच शायद बीमार मानसिकता का ही परिणाम हो सकता है। आप हैरान होंगे, वर्ष 212 से आज तक अनगिनत आयोजन हमने किए हैं, लेकिन हिमालय मंच जो एक रजिस्टर्ड संस्था है, उसका आज तक बैंक में अकाउंट तक नहीं है। जो भी व्यय हुआ सदस्यों ने मिलकर किया, कार्यक्रम के आयोजन के दिन ही, जिसके लिए सदस्यों का दिल से आभारी हूँ। इन आयोजनों में शिमला के विभिन्न स्थानों से जो साहित्यकार हमारे आयोजनों में आए, वे भी सभी अपने साधनों से आए, और हम उन्हें केवल अपना आदर और स्नेह ही दे पाए, वह भी पता नहीं कितना। इसलिए आज का यह साहित्य का आयोजन केवल इस वर्ष का ही अंतिम आयोजन नहीं है, लेकिन हिमालय मंच का भी साहित्य का अंतिम आयोजन है। एक आयोजक या संयोजक के नाते, ना कि हमने सभी को जोड़ने का अथक प्रयास किया, हम कहाँ तक सफल हुए यह आप सभी जानते हैं। बहुत सी गलतियां रही, जिसके लिए इस अंतिम कार्यक्रम में मैं क्षमा प्रार्थी भी हूँ। अगला वर्ष 2013 जिसका हम स्वागत कर रहे हैं, मैं चाहता हूँ इस वर्ष अपने साथ रहूँ, अपने को और पहचान सकूँ, अपने से खूब दोस्ती करूँ, क्योंकि अपने से की गई मित्रता में आप कभी धोखा नहीं खाते, विश्वास नहीं खोते, और मैं अपने भीतर अपना विश्वास आपके सहयोग से जिंदा रखना चाहता हूँ। मैं वार्ता विभाग का आभार व्यक्त करता हूँ कि हमने जब भी गेटी का सभागार मांगा, हमें उपलब्ध करवाया गया, और जिस तरह गेटी प्रशासन, विशेषकर सुदर्शन जी और उनके कर्मचारियों ने अपना सहयोग दिया, उसकी जितनी प्रशंसा की जा सके कम है। शिमला मीडिया का भी हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने बराबर हमें कवरेज दी, और सचिव एकेडमी भी डॉक्टर करम सिंह जी यहाँ बैठे हुए हैं, उनका भी हमें भरपूर सहयोग मिला, हम उनका भी आभार व्यक्त करते हैं। मैं पुनः 4 पुस्तकों का जो लोकार्पण हुआ, उनको बधाई देता हूँ।
और उम्मीद है कि ये पुस्तकें खूब आपकी चर्चित हो और आप निरंतर लिखें और आज जो चर्चा होगी वो भी सार्थक चर्चा होगी। इसी के साथ मैं आप सबका स्वागत और आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद महोदय। और एकाकी में आप रहें, अपने साथ रहें, वो बहुत अच्छा है, पर हम आपको एकाकी में रहने नहीं देंगे। आप प्राण हैं हिमालय मंच के। तो इस बार 12, 20 और 23 में 20 भी आयोजन हो सकते हैं। हम सब साथ हैं। आपका बहुत बहुत आभार। और अब मैं निवेदन करूंगा डॉक्टर अंजना जी से कि वे डॉक्टर देवीना की पुस्तक पे अपने विचार प्रकट करें। आज के सभागार में उपस्थित सभी को मेरा नमस्कार। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर उमेश कुमार भारती जी, कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे डॉक्टर शंकरलाल वाशिष्ठ जी, विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित डॉक्टर गंगाराम राजी जी, हिमालय साहित्य संस्कृति एवं पर्यावरण मंच के अध्यक्ष श्री SR हरनोट जी, उपस्थित आदरणीय गुरुजन, वक्तागण एवं बाकी विद्वजनों को सुप्रभात एवं हार्दिक अभिनंदन। आज के इस कार्यक्रम में डॉक्टर देवीना अक्षर की पुस्तक आप्रवासी साहित्य और अभिमन्यु अनंत पर मैं आप सभी के समक्ष अपने विचार प्रस्तुत कर रही हूँ। स्वराज प्रकाशन द्वारा प्रकाशित पुस्तक आप्रवासी साहित्य और अभिमन्यु अनंत में आप्रवासी साहित्य का विस्तृत वर्णन किया गया है। पुस्तक में भारतीय आप्रवासियों के जीवन के संघर्षों को उजागर करने का प्रयास किया गया है। इस किताब की लेखिका डॉक्टर देवीना अक्षयवर का जन्म मॉरिशस में हुआ। देवीना जी कहानीकार होने के साथ साथ आलोचक भी हैं। उनकी 3 कहानियाँ पाखी, हिमप्रस्थ तथा स्त्री काल नामक पत्रिकाओं में प्रकाशित हैं। इसके अतिरिक्त विभिन्न भारतीय तथा अंतर्राष्ट्रीय पत्र पत्रिकाओं और समाचार पत्रों में भी इनके समीक्षात्मक लेख स्थान पा चुके हैं। पृष्ठभूमि से समझ में आता है कि प्रत्यक्ष ऐसा क्यों है। जो बीत चुका है ठहर कर उसे देखना कई बार चुनौतीपूर्ण लगता है। साहित्य ने बहुत लंबी यात्रा की है और यह भी तय है कि अपने निरंतर बदलते स्वरूप में आगे भी उसकी यात्रा अनवरत जारी रहेगी। लेकिन उस चली आ रही परंपरा का अवलोकन करना एक सजग पाठक के लिए ज़रूरी हो जाता है। उसी तरह का सार्थक प्रयास लेखिका डॉक्टर देवीना अक्षयवर ने अपनी किताब आप्रवासी साहित्य और अभिमन्यु अनंत में किया है। हिंदी में जब आप्रवासी साहित्य की बात आती है तो अभिमन्यु अनंत का नाम शीर्ष पर आ जाता है। लेखिका ने इस किताब में आप्रवासी साहित्य के विभिन्न पहलुओं को रेखांकित करने की कोशिश की है और पुस्तक को पढ़ने के बाद लेखिका की आलोचनात्मक दृष्टि का भी एहसास होता है। पुस्तक को 4 भागों में बांटा गया है। पहले भाग में आप्रवासी साहित्य का अर्थ, अवधारणा, इतिहास और संस्कृति के आधार पर मॉरिशस समाज की पृष्ठभूमि तथा ऐतिहासिक संदर्भों पर मुख्य रूप से लिखा गया है। इसमें लेखिका आप्रवासी साहित्य को समझाती हुई कहती हैं, समाज का वह तबका जो आजीविका की तलाश में विदेशी उपनिवेशों में प्रवास करके गया था, उन शर्तबंद मजदूरों ने अपनी पहचान प्रवासी समाज के रूप में स्थापित की और उनकी याद में उनके वंशजों द्वारा जो साहित्य लिखा गया उसे आप्रवासी साहित्य नाम दिया गया। दूसरे भाग में हम प्रवासी के बहाने मॉरिशस में पुनर्स्थापन की प्रक्रिया तथा तत्कालीन औपनिवेशिक युगीन भारतीय आप्रवासियों की वास्तविक जिंदगी पर पड़े प्रभावों को भी रेखांकित किया गया है। इस प्रकार आप्रवासी साहित्य में प्रवास के मूल कारणों पर लेखिका प्रकाश डालती हुई कहती हैं, हम प्रवासी में भारतीय मजदूरों के पीछे प्रवास के कारण अनेकानेक हो सकते हैं, जिसमें मुख्य कारण
अपने ही देश में प्राकृतिक प्रकोपों, सामंती व्यवस्था तथा महाजनी सभ्यता के तहत उनका शोषण और आर्थिक रूप से उनका निस्सहाय हो जाना है। इसके साथ ही जन्मभूमि को छोड़ने की पीड़ा तथा प्रवासन काल के दौरान भोगे गए संताप को भी उजागर किया गया है। वे कहती हैं, जहाज यात्रा के दौरान तूफान के आ जाने से यात्रा असह्य हो जाती है। भोजन के अभाव में प्रवासी मजदूरों को अशुद्ध भोजन खिलाने से कई लोगों की मृत्यु हो जाती है, जिनकी लाशें समुद्र में फेंक दी जाती हैं। तीसरे भाग में हम प्रवासी में श्रमिक समाज के अंतर्गत श्रमिक समाज की संरचना और पितृसत्ता से स्त्री मुक्ति की आकांक्षा पर भी प्रकाश डालती हुई कहती हैं, औपनिवेशिक युगीन दास्तां और दरिद्रता के माहौल में स्त्री की भूमिका और उसके पथ पर आए उतार चढ़ाव को दर्शाते हुए उसकी जिजीविषा, चेतना और आर्थिक तथा सामाजिक दबावों से अपनी मुक्ति पाने की यात्रा दर्शाई गई। पुस्तक में आप्रवासी साहित्य, आप्रवासी भारतीय किसान से मजदूर बनने की प्रक्रिया जैसे विषयों पर भी प्रकाश डाला गया है। डॉक्टर देवीना ने इस और इंगित करते हुए कहा है, आज की तारीख में जब मैं भारत के विदर्भ, कर्नाटक, आंध्र जैसी जगहों में किसानों के बेलगाम आत्महत्या के बारे में सुनती हूँ, बिहार से प्रवास करके दिल्ली आदि महानगरों में झुग्गी झोपड़ियों में आ बसे मजदूर बने किसानों के हाशिए को देखती हूँ, प्राकृतिक प्रकोपों से नष्ट म्यांमार, नेपाल, बांग्लादेश आदि देशों से विस्थापित भारत में स्थान ढूंढने वाले शरणार्थियों को देखती हूँ, तो मुझे एहसास होता है कि संप्रति साहित्य की दुनिया में प्रवासी साहित्य की सार्थकता कैसे और किस हद तक हो सकती है। चौथे भाग में अभिमन्यु अनंत की कला भाषा और अप्रवासी जीवन का यथार्थ के बहाने उक्त उपन्यास के उपन्यासकार की कथा शैली और भाषिक प्रयोगों पर प्रकाश डाला गया है। अप्रवासी साहित्य और अभिमन्यु अनंत न केवल विषय वस्तु बल्कि भाषा के स्तर पर भी प्रभावित करती हैं। वाक्यांश सुगठित और भाषा में एक प्रवाह है। आलोचना के क्षेत्र में यह एक महत्वपूर्ण काम है और अपनी पहली ही किताब में इन्होंने उपन्यास की आलोचना को गंभीरता से देखा है। मॉरिशस में जा बसे भारतीय प्रवासियों के संघर्षमय जीवन की सच्चाइयों को जिस मार्मिकता के साथ प्रस्तुत किया है वे काबिल तारीफ हैं। यदि लेखिका इस विधा पर खुद को एकाग्र करे तो हिंदी साहित्य में अपनी एक अलग पहचान बना सकती है, क्योंकि आलोचना के लिए जो भाषाई सामर्थ्य और वैचारिक दृष्टि चाहिए, यह सभी खासियत डॉक्टर देवीना अक्षेवर के अंदर है। यह किताब आप्रवासी साहित्य पर कार्य करने वाले शोधार्थियों और आप्रवासी साहित्य को जानने के इच्छुक व्यक्तियों के लिए उपयोगी साबित होगी। धन्यवाद। सार्थक विचार प्रस्तुत किए डॉक्टर अंजना ने। पुस्तक पे धीरे धीरे मालूमात हो रहा है कि बहुत उच्च स्तर का जो लेखन है डॉक्टर साहब ने किया है और किताब को पढ़ने की जो उत्सुकता है वो जगी है। अब मैं निवेदन करूँगा डॉक्टर देवकन्या जी से कि वे मंच में आए और डॉक्टर देवीना की इस पुस्तक पे अपने विचार रखें। डॉक्टर देवीना। नमस्कार। सर्वप्रथम मंचासीन पद्मश्री डॉक्टर भारती जी, डॉक्टर उषा बंदे जी, श्री शंकर लाल जी और कौशिक जी और हिमालय मंच के अध्यक्ष श्री SR हरनोट जी, डॉक्टर करम सिंह जी और यहाँ मौजूद तमाम साहित्यकार और लेखक, आप सभी को मेरा प्रणाम। आज जिनकी भी पुस्तकें यहाँ अभी विमोचन हुआ, मेरी प्रिय देवीना जी, देवीना अक्षेवर जी, डॉक्टर अनीता मैम और बलवंत नेगी जी और जगदीश जी, आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि आज का जिस दिन आपकी पुस्तक
समर्पित होती है, वो खास दिन होता है एक लेखक के लिए, जहाँ आपकी यात्रा कुछ की आरंभ होती है और कुछ की चली आ रही है। और मुझे लगता है कि हिमालय साहित्य मंच जिन्होंने कई शिमला में एक फौज तैयार की है लेखकों की, उसका श्रेय हमारे आदरणीय श्री एस.आर. हरनोट जी को जाता है। और आप सभी को बधाई। और मैं देवीना अक्षवर जी की जब मैंने पुस्तक पढ़ी, मैंने उसी दिन मैं 2-3 दिन के ट्रेनिंग प्रोग्राम में थी कहीं, तो मैं अपने साथ पुस्तक लेके गई थी। मैं बताऊं, मैं इस पुस्तक को पढ़ के इतनी प्रभावित हुई आज के संदर्भ में, जबकि हमारे बहुत सारे रिलेटिव्स विदेशों में रह रहे हैं। पहली बार मेरे बड़े भाई हैं जो अमेरिका में रहते हैं, IT कंपनी में है, और पहली बार मुझे ऐसे लगा, कई बार वो हल्का सा एक, वो कहते हैं ना, एक हल्का सा फेंक देते थे अपने इमोशंस की। हाँ, तो मैं नहीं पता कि विदेशों में हम जो डिस्प्लेस्ड होते हैं, खासकर जो एशियन कंट्रीज़ के हैं या अफ्रीकन कंट्रीज़ के हैं, उनको किस तरह की एक डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है। इवन बहुत बड़ी कंपनीज में भी जहाँ वो बहुत अच्छे अच्छे पदों पर हैं। भारत तो क्योंकि IT के लिए इतना पूरे वर्ल्ड वाइड इतना फेमस है कि जितनी भी IT कंपनीज हैं, पिछले दिनों मुझे याद है जब बड़ी बड़ी कंपनीज जो है मस्की और गूगल वगैरह, जब आपने देखा होगा कि टॉप एग्जीक्यूटिव्स को भी रिज़ाइन करना पड़ा है, निकाला गया, और बहुत सारे भारतीय थे। कारण मैंने अपने भाई से भी उसके बाद ही डिस्कस किया जब आपकी पुस्तक मैंने पढ़ी कि कारण क्या है। तो एक कारण ये भी निकलता था बीच में कि जो प्रवासी भारतीय होते हैं, जो एक नस्लवाद की जो आपने बात की है अपनी पुस्तक में, उस दिन मैंने पहली बार उनसे पूरा विस्तार से मैंने कहा, आज मुझे बताओ कि आप लोग क्या क्या फेस करते हैं। एंड थैंक्स टू यू कि कई बार हम जो दूर होते हैं ना हमारे प्रिय, हम उनकी भावनाओं को समझ नहीं पाते, और साहित्य एक ऐसा जरिया है। अंजना जी ने वैसे पुस्तक के हर पहलू के बारे में इन्होंने चैप्टर वाइज बता दिया है। मैं कुछ ही जो मुझे बहुत, जिन्होंने मुझे प्रभावित किया, जिन संदर्भों ने उनकी बात करूँगी। जिस दिन मैंने ये पुस्तक पढ़ी, सबसे पहले अभिमन्यु अनंत जी को मैंने नहीं पढ़ा। मॉरिशस के बहुत बड़े लेखक हैं, उससे पहले मैंने फाइंड आउट किया, गूगल पे देखा कि कौन है। अक्षय जी ने इतना काम किया है इन पे, तो इनके बारे में पढ़ा, काफ़ी प्रभावित करने वाला था इनका प्रोफाइल। और उसके बाद जब मैंने पुस्तक पढ़ी तो मुझे लगा कि, मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैंने उपन्यास नहीं पढ़ा है या इनका जो एक साहित्यिक यात्रा है वो नहीं पढ़ी है। आपने अपनी पुस्तक में एक पहलू को, इस उपन्यास के एक पहलू को प्रयास की तरह उधेड़ कर रखा है कि हम एक के बाद एक को जान पाते हैं, और साथ में आपकी आंखों में आंसू भी आते हैं जब आप इस पुस्तक को पढ़ते हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहूँगी, जो आपने इस पुस्तक में कोट की है कि इतिहास बड़े लोगों का उपन्यास है और उपन्यास छोटे लोगों का इतिहास है। कितनी बड़ी बात कहती है 2 लाइन में आपने इस पुस्तक में। किसी का कोट है ये, किसी राइटर का। और एक कविता, इस उपन्यास के बारे में बात करने से पहले जो आपने इनकी साहित्यिक यात्रा के बारे में बात की है, मुख्यतः हम प्रवासी उपन्यास है, और लाल पसीना की भी आपने कहीं कहीं बात की है। एक कविता जो इनकी है उसकी 2 लाइनें मैं यहाँ कोट करना चाहूँगी, आपको भी ध्यान से सुनिए कि जो एक दर्द जो एक महसूस करता है प्रवासी भारतीय जब अपना देश छोड़कर जाता है। जिस दिन सूरज को मजदूरों की ओर से गवाही देनी थी, उस दिन सुबह नहीं हुई। सुना गया कि मालिकों के यहाँ की पार्टी में सूरज ने ज्यादा पी ली थी। तो जैसा कि अंजना जी ने कहा कि किसान से मजदूर बनना है ना, जहाँ मालिक हैं, किसान अपनी भूमि पे काम करता है, और एक यात्रा जो जहाज डोना कमेलिया से आरंभ होती है एक उज्जवल भविष्य की, क्योंकि इस उपन्यास में अंग्रेजों के समय का वर्णन है जब यहाँ से भारतीय अच्छे भविष्य के लिए जाते थे। एक और खास बात, गिरमिटिया मजदूरों का आपने यहाँ जगह जगह वर्णन किया है, जो हमने स्कूल टाइम में पढ़ाए थे। आज के समय में जब आपने इसमें नस्लवाद की बात की है इस पुस्तक में, और जो उनका शोषण हुआ है उस दौरान, यहाँ से जाने से लेकर जो अच्छे भविष्य की कामना लेकर जाते थे अपने देश से, एक बहुत लंबी यात्रा, महीने भर की 40 दिन की यात्रा होती थी।
स्त्रियाँ जाती थी, लड़के जाते थे कि अच्छा भविष्य बनाएंगे और मॉरिशस जाकर मजदूरी करेंगे। लेकिन जहाज़ में वहीं से उनका संघर्ष शुरू हो जाता है। जब आपने बीच में वर्णन किया है कि उपन्यास में कहा गया है कि जब चारों ओर आपके पानी है और आपको पीने के लिए पानी नहीं है, क्योंकि वो यात्रा जितना हम सोच के चले थे तूफान की वजह से या कोई और कारण रहे जिस वजह से वो यात्रा थोड़ी लंबी हो गई। तो इस तरह के जो मतलब सोच सकते हैं कि कुछ ही दिन पहले मैं लाइफ ऑफ पाई फिल्म दोबारा देख रही थी, तो आई कुड रिलेट। मैं अपने घर में भी जब डिस्कस कर रही थी तो मैं आपके उपन्यास की बात कर रही थी, तो मेरा बेटा उसमें बात कर रहा था। अच्छा, लाइफ ऑफ पाई में ऐसा था कि आपको पीने के लिए भी पानी नहीं था। आपने इतना अच्छे से बताया है उपन्यास में, मैं उम्मीद करती हूँ उसमें बहुत अच्छे से बताया होगा। लेकिन आपने जिस तरह से परत दर परत बताया है कि एक एक मुश्किलें और बीमारियों का सामना करते हैं और उसके बाद उन्हें क्वारंटीन रखा जाता है किसी टापू पर, क्योंकि उन्हें तो लगता है ना हम उतरते ही मजदूरी करेंगे या पैसा कमाएंगे, लेकिन उसके बाद उन्हें क्वारंटीन रखा जाता था। और उसके बाद जब मजदूरों को उनकी मर्जी से नहीं बल्कि मालिक की मर्जी से वो वहाँ पर उनकी बोरियां लगती थी और अपने साथ लेके जाते थे। और खासकर जब एक ही परिवार के पति और पत्नी अलग अलग मालिकों के साथ उनको भेजा जाता था, एक परिवार के लोग वहाँ जाके अलग हो जाते थे। इस तरह की जो एक भावनात्मक जो ठेस पहुँचती थी इन मजदूरों को, जैसे आपने इसमें मैं यहाँ वर्णन करना चाहूँगी कि जैसे मजदूर वर्ग और उसका संघर्ष की आपने बात की है कि किस तरह के संघर्ष वो वहाँ पर झेलते हैं। दिन रात काम करना, सुबह से लेकर शाम तक, रात तक, मतलब उनका कोई समय नहीं है कि काम करने का। और वहाँ पर वो जो आपका प्रोटेगनिस्ट है वो सोचता है कि काश मैं अपने देश में कम से कम अपनी मर्जी से करता तो था अपने खेत में काम, लेकिन यहाँ पर जो एक नया संघर्ष शुरू हो जाता था उसके बाद उनके वापस आने की, और क्योंकि वो बंधुआ मजदूरी की तरह होता था तो अपने मालिक से आज़ाद होने के लिए भी वो संघर्षरत रहते थे। और उसके बाद आपने अप्रवासी स्त्री और समाज में उनके स्थान पर भी इस पुस्तक में बात की है कि अप्रवासी स्त्री किस तरह से शारीरिक तौर पर शोषित की जाती थी उनके मालिकों के द्वारा। कुछ एक पति पत्नी का एक प्रसंग भी बीच में आता है कि किस तरह वो एक मालिक के पास रहती है और उसके पति को भी वहाँ पर मालिक का काम दिया जाता है। और ये भी एक इस पुस्तक का एक बहुत आपको परेशान करने वाला एक पहलू है कि हाँ, इस तरह की परिस्थितियाँ भी आती हैं। होता तो खैर हर वर्ग में है, हर तरह के उसमें है, लेकिन जिस तरह से इसमें बताया गया है तो एक स्त्री जो अपना देश छोड़ के गई है और वहाँ पर भी उसे इस तरह के शोषण का शिकार होना पड़ता है, अपने पति से अलग है, अपने परिवार से अलग है और मालिक के लिए काम कर रही है और शोषित भी हो रही है। उसके अलावा आपने जाति और वर्ग की बात भी की है कि हमारे अपने वर्ग के अंदर हमारे देश में तो जातिवाद है ही, वहाँ पर जाकर भी क्योंकि वहाँ पर झुग्गी झोंपड़ियाँ हैं इनके रहने के लिए बनी हुई, और उसके अंदर भी अगर कोई प्रेम संबंध है किसी का तो वहाँ पर भी जाति देखी जा रही है, क्योंकि कुछ लोगों ने अपने आप को स्थापित कर दिया था मॉरिशस में जाकर। फिर उसके बाद हाँ, उन्हें लगता है कि हाँ ठीक है, दोस्ती ठीक है, आना जाना ठीक है, लेकिन शादी और ब्याह तो आप अपनी जाति को देख कर ही करोगे। खैर वो हमारे भारत में भी आज भी है, ये कई बार ऐसे लगता है कि कितनी पुरानी बात है, लेकिन आज के संदर्भ में भी मुझे लगता है इवन जो विदेशों में भी रहते हैं आज भी हम देखते हैं अगर अपने कुछ अपने दोस्तों में उनमें वो भी अगर जहाँ विवाह संबंधों की बात आती है तो जातिवाद पर वहाँ पे भी देखा जाता है। अप्रवासी समाज के मध्य संत्रस्त मनुष्य का वैज्ञानिक पक्ष, इस पर भी आपने बहुत विस्तार से लिखा है कि मानसिक तौर पर जो द्वंद्व उनके अंदर चलते हैं कि यहाँ आकर एक दूसरे के साथ भी जो द्वंद्व चल रहे हैं, विभिन्न कम्युनिटी जो मजदूर वर्ग यहाँ से गया है, मालिक के साथ तो है ही जो उन्हें शोषित कर रहा है, लेकिन अपने आप में अपने लोगों के बीच में, क्योंकि आपके कुछ लोग स्थापित हो गए हैं लेकिन वो आपकी सहायता नहीं कर रहे हैं, उन्हें लगता है ये संघर्ष इसका अपना है। और एक जो अमीर और गरीब के जो बीच में जो खाई है, और एक जगह इसमें बहुत अच्छा कोट किया गया था कि इंसान चाहता है कि ये अमीर और गरीब की खाई हमेशा बनी रहे, ताकि जो अमीर जो व्यक्ति है वो दूसरे को जरा नीचा देखे या उसे अपने साथ बैठने के लिए उसे आमंत्रित कभी नहीं करेगा। अभी 1-2 दिन पहले की बात है, इसी तरह की बिहार के संदर्भ में बात हो रही थी मेरे अपने कोलीग से कि आज के समय में भी कोई
बहुत अच्छी पोजीशन में, IAS की पोजीशन में था। तो वो एक गाँव से आया था वो, क्योंकि अपने गाँव में वो जाति के हिसाब से अगर वो निचले पायदान में था, तो वो शहर में आके अगर कभी अपने उस उच्च जाति वर्ग के व्यक्ति के सामने आया तो उसके सामने कुर्सी पे नहीं बैठा। कहते आज के समय में भी वहाँ पे वो परिस्थितियाँ हैं। ऐसा नहीं है कि जो इस पुस्तक में है, जब हम पढ़ते हैं ना, हमें जब हम गिरमिटिया मजदूर की बात करते हैं या जब हम भारत से उन मजदूरों के मॉरिशस जाने की बात करते हैं, तो मुझे कहीं ये नहीं लगा कि हम बहुत पुरानी बात कर रहे हैं। मुझे लगता है आज भी हम ऐसे ही हैं। इतिहास को जो वहाँ पे क्या घटा, कैसे मजदूर गए और कहाँ कहाँ कब कब, इतिहास को भी अभिमन्यु जी ने बहुत अपने उसमें उपन्यास में पूरी ऑथेंटिसिटी के साथ लिखा। ऐसा नहीं है कि उन्होंने कुछ सोचा या कुछ संदर्भ लिए, उन्होंने बहुत विस्तार से उस पर उसका अनुभव लिया है और उसको पढ़ा है। उसके बाद ही ये उपन्यास सामने आया है। लाल पसीना, मुझे इनके जो ये नाम है उपन्यास के, इन्होंने बहुत प्रभावित किया। लाल पसीना हम अपने आप ही सोच सकते हैं कितना, हालांकि हमने पढ़ा नहीं और इनको इस पुस्तक को पढ़ने के बाद इच्छा भी जागृत हुई है कि इनको इन लेखक को जरा विस्तार से पढ़े, हम प्रवासी। और इसके बाद आपने तो देवीना जी, आपने बहुत विस्तार से बताया है। चैप्टर वाइज में नहीं बताऊंगी क्योंकि अंजना जी ने पहले ही बताया है, और लेकिन हाँ, मैं बहुत प्रभावित हुई आपके इस लेखन से। आपकी भाषा शैली भी बहुत अच्छी है और जिस तरह से आपने चैप्टराइजेशन किया है, क्योंकि कभी हम किसी उपन्यास को पढ़ते हैं और जब हम समीक्षा करते हैं, रिव्यूज़ लिखते हैं या आलोचना लिखते हैं, तो हम कई बार बिखर भी जाते हैं कि, लेकिन जिस तरह से आपने इसको कैटेगराइज किया है अलग अलग चैप्टर में, कि आपने कभी भाषा की बात की है, मानसिक द्वंद्व की बात की है एक लेखक के उपन्यास में, और व्याकरण की भी बात की है, यहाँ से लेकर वहाँ पहुँचने तक और आखिरी तक कि जब वो एक स्थापित व्यक्ति हो जाता है। तो मुझे लगता है इस उपन्यास में कैरेक्टर्स भी बहुत थे जब मैं आपकी पुस्तक पढ़ रही थी, और उनको कहाँ कैसे बिठाना है और उनको फॉलो करना है, उनकी हर चीज़ को आपने, हर कलेवर को आपने सामने रखा है, तो बहुत ही अच्छा था। और मैं एक जो एक प्रवासी भारतीय है, जो चाहे आज के समय में किसी भी देश में रह रहा है, मुझे लगता है हम इस पुस्तक को पढ़ने के बाद हमारा नज़रिया बदल जाता है। कुछ चीज़ों को हम हल्के फुल्के से ले लेते हैं क्योंकि हमें लगता है कोई दूसरे देश में रह रहा है तो वो अच्छा कमा रहा होगा, अच्छे से रह रहा होगा, लेकिन उनकी लाइफ में भी अलग तरह के चैलेंजेस हैं, अलग तरह की चुनौतियां हैं, और हम उन चुनौतियों को किस तरह से देखते हैं। और मैंने तो बहुत अनुभव किया इस चीज़ को। मैं समझती हूँ अगर आप लोग भी इस पुस्तक को पढ़ेंगे, आप भी इस चीज़ को अनुभव करेंगे। आपके प्रिय जो आपसे दूर रह रहे हैं, आपको कभी आपने इस तरह की बात नहीं की होगी, अगर आप उनसे बात करेंगे, और मुझे लगता है ज़रूर इस तरह की बात निकल कर आएगी। आपको बहुत बहुत बधाई इस बेहतरीन किताब के लिए। अनीता मैम, आपकी पुस्तक के लिए भी बहुत बहुत बधाई। और मुझे लगता है आज एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का उपन्यास की आलोचना पढ़ने का, और एक हिमाचल की एक क्योंथल की पुस्तक पढ़ने का, जो हमारी स्थानीयता है और कविताओं की बात है, जो हमारी भावनाओं और उसके आसपास ही घूमती है, जगदीश जी की पुस्तक। और हम आपकी पुस्तक ज़रूर पढ़ेंगे, आपकी अभी पढ़ी रही हमें, और आप सबको हार्दिक बधाई। और आप ये भी लिखते रहिए, आपकी जो यात्रा है, लेखन यात्रा आगे बढ़ती रहे। आप सबको बधाई और धन्यवाद हिमालय साहित्य मंच इस तरह के आयोजन के लिए। शुभकामनाएं। धन्यवाद डॉक्टर देवकन्या। आप स्वयं प्रख्यात उपन्यासकार है और आपने जिस धारा प्रवाह में इस उपन्यास के बारे में चर्चा की वो बहुत ही सराहनीय है। अब मैं निवेदन करूँगा स्वयं डॉक्टर देवीना जी से कि वे अपनी पुस्तक पर चर्चा। समारोह में उपस्थित हमारे आज के मुख्य अतिथि जी डॉक्टर उमेश कुमार भारती जी, कार्यक्रम के अध्यक्ष डॉक्टर शंकरलाल वशिष्ठ जी, आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर गंगाराम राजी जी, जो अभी हमारे बीच में नहीं है लेकिन आ जाएंगे ऐसी उम्मीद है, डॉक्टर उषा जी, हिमालय साहित्य संस्कृति एवं पर्यावरण मंच के अध्यक्ष श्री SR खन्नौर जी,
तथा सभागार में उपस्थित साहित्य एवं कला के सभी मनमज्ञ जनों को मेरा हार्दिक अभिवादन। आप सभी लोगों का स्वागत है और मेरी ओर से सभी को बहुत बहुत हार्दिक आभार जो आज आकर आप लोगों ने अपनी उपस्थिति के माध्यम से इस कार्यक्रम को सफल बनाया। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज कुछ अलग ही लग रहा है। मुझे रोज करीब एक हफ्ते से मेरी कलीग है सेंट लुइस कॉलेज से अंजना रोज ही पूछती है मैम कैसा लग रहा है, मैम कैसा लग रहा है, आपको कैसा फील हो रहा है। लेकिन मैं बता ही नहीं पा रही थी। मुझे लग रहा था कि मैं क्या बोलूँ, कुछ भी नहीं फील हो रहा था। लेकिन हाँ, आज बहुत कुछ फील हो रहा है क्योंकि जब जब किताब के बारे में चर्चा हो रही है या फिर बताया जा रहा है, इस पूरे कार्यक्रम का आयोजन जितनी खूबसूरती के साथ हनोट सर ने किया है, कितनी मेहनत लगी है, हमको लगा कि हाँ जी हमने कुछ किया है। और इसी के साथ साथ मुझे अपने मॉरिशस में अपने परिवारजनों की, अपने गुरुजनों की, अपने सारे जितने भी मेरे साथ रहे हैं शुरू से ही, मेरे पूर्वजों की, अभिमन्यु अनंत जी की बहुत बहुत याद आ रही है। सभी के प्रति मेरी श्रद्धांजलि है। सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मुझे बनाया। और मैं भूलूंगी नहीं, मॉरिशस तो मेरी जन्मभूमि है, लेकिन सही में मेरी कर्मभूमि तो भारत है। मैं 2008 से भारत में हूँ। 2008 में मैंने मास्टर्स के लिए GNU में एडमिशन लिया था और 2008 से लेकर 2016 तक मैंने अपना MA, अपना MPhil और PhD किया। हिंदी साहित्य पर शोध किया, काम किया, बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ जाना। कितने सारे अथाह अनुभव हैं जो मैं बता नहीं सकती। और मेरे जीवन साथी खुद भारतीय जिनसे मेरा विवाह हुआ और अभी इनके साथ मैं शिमला में हूँ, सेंट लुइस कॉलेज में मैं भी कार्यरत हूँ, वो नाबार्ड में है। और उनका सपोर्ट, उनका सहयोग हमेशा से ही रहा, जिसकी वजह से आज मैं आपके सामने इस मंच पे खड़ी हूँ। तो सबसे पहले मैं अपने जीवन साथी चंद्रेश जी को भी धन्यवाद दूंगी जो मेरे सारे उतार चढ़ाव में, मेरी जीवन की सारी चिंताओं में, खुशियों में मेरे साथ रहे। मेरा छोटा सा नन्हा सा बालक शरणम जो अभी सोने जा रहा है, लेकिन बहुत सारी मुश्किलों और चुनौतियों के बावजूद मुझे यहाँ तक पहुँचाने में कहीं ना कहीं उसका भी सहयोग रहा, तो उसके लिए भी विशेष आभार। इस किताब के बारे में अगर मैं बात करूँ तो जैसे देवकन्या जी ने बताया कि इतिहास बड़े लोगों का उपन्यास है और उपन्यास छोटे लोगों का इतिहास। ये स्वयं अभिमन्यु अनंत जी ने ही कहा था कि जो चीज़ें हमको दर्ज करने के लिए सही मंच नहीं मिलता, सारे लोगों को भाषण देने के लिए मंच नहीं मिलता, अपने मन की अभिव्यक्ति के लिए मंच नहीं मिलता, वो लेखनी का सहारा लेते हैं। और उन्होंने भी अपने लेखनी के माध्यम से जिस हिसाब से मॉरिशस के इतिहास को अपने उपन्यासों में बहुत ही कलात्मक ढंग से दर्ज किया है, वो सिर्फ काबिले तारीफ नहीं है, वो आने वाली पीढ़ियों को भी मॉरिशस के साहित्य को औपनिवेशिक काल में जिस तरह से कितना सारा संताप, कितना सारा दर्द, कितना सारा दुख झेलते हुए भारतीयों ने भारत से बाहर भी जाकर अपने लिए अस्तित्व और अस्मिता कायम की, उस इतिहास को दर्ज किया है उन्होंने। और इसके लिए जितनी भी बार उनको कोटि कोटि नमन करें, आभार प्रकट करें, वो कम है। और आज इस किताब के बारे में ज़्यादा कुछ मैं बोलूँगी नहीं। अंजना ने भी बोला, देवकन्या जी ने भी बोला। मुझे इतना भी अभी मेरे गुरुजन याद आ रहे हैं। GNU में मेरे गाइड रहे प्रोफेसर देवेंद्र चौबे जी, उनकी बहुत याद आ रही है, जिन्होंने सबसे पहले मुझे MPhil में जब मैं शोध कार्य शुरू कर दी थी तो उन्होंने मुझे ये विषय प्रस्तावित किया कि आप इस पर क्यों नहीं काम करती हैं। तो वहाँ से ये यात्रा शुरू होती है। एक हाइपोथेसिस के तौर पर मैंने यह विषय चुना था कि इस पर मैं शोध करूँगी। और 2 साल के अंतराल में जितना कुछ मैंने पढ़ा, जितना कुछ मैंने शोध किया, अनुसंधान किया, और इस किताब को बार बार पढ़ने के बाद जो भाव निकल कर आए उसी को मैंने कागज़ पर उतारा है, जो आप सभी के सामने पुस्तकाकार में प्रस्तुत है। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगेगी। कुछ ज्ञानवर्धक बातें हैं इतिहास के बारे में, मेरे देश के बारे में, जो आप लोगों को समझ में आएगी, अच्छा लगेगा।
मैं हार्दिक आभार प्रकट करती हूँ हरनोट सर को, जिन्होंने इस किताब के लोकार्पण के लिए मुझे इतना सही और सटीक मंच प्रदान किया है। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि कभी मेरी किताब का लोकार्पण शिमला के गेटी हॉल में होगा। मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है, बहुत खुशी की बात है कि इतने दिग्गज लोगों के सामने, इतने अनुभवी लोगों के सामने मेरी किताब लोकार्पित हुई है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और आप लोगों का आशीर्वाद बना रहे, ऐसी मेरी कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद। अवश्य भी आपकी ये पुस्तक बहुत पढ़ी जाएगी और सच में बहुत कुछ अभी जानने को मिला है इसके बारे में। आपको बहुत बहुत बधाई।